हेलो साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम सब हल करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पेपर सेट। ये पेपर साथियों देख सकते हैं 16/9/2022 को हुआ है। इस पेपर में हम सब केवल 25 साइंस वाले क्वेश्चंस ही हल करेंगे। ठीक है साथियों, तो 25 साइंस वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे किस तरह का साइंस का क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी में पूछा गया था। तो चलिए हम केवल साइंस वाले क्वेश्चंस को ढूंढ करके उन्हें हल करते हैं। ये देखिए हमारा पहला साइंस का क्वेश्चन मिल चुका है। इसमें पूछा गया है विद्युत संयोजी यौगिक में विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक में विद्युत का चालन किस अवस्था में प्रदर्शित करते हैं? तो किस अवस्था में करते हैं साथियों? तो गलित अवस्था में करते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक में जैसे आ जाता है हमारा NaCl। तो NaCl जब ठोस रहेगा तो इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, और जब ये NaCl गलित अवस्था में आ जाएगा तब इसमें विद्युत धारा का चालन होने लगेगा। तो विद्युत संयोजी यौगिक गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सब देखेंगे क्या है इसका। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। पूछा गया निम्न में से कौन सा ऊतक विक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? विक्क नलिकाओं की भित्तियों का। ठीक है, तो विक्क नलिकाओं की भित्ति का निर्माण कौन सा ऊतक करेगा? तो वो हो जाता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो होता है ये विक्क की नलिकाओं का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसमें आपसे एक सवाल दिया गया है, उसके बारे में इसको हल करना है। बोला गया कि एक घर में 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक घर में 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है और 1500 वाट का एक विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत बताइए। तो ये पूछा गया है कि टीवी सेट और हीटर दोनों अलग अलग एक दिन में कितने ऊर्जा की खपत करते हैं। तो सबसे पहले हम टीवी के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टीवी के लिए अगर निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा हमारा वाट गुणे घंटा। ठीक है, वाट गुणे घंटा हो जाएगा। तो टीवी कितने वाट का है? तो 150 वाट का। कितने घंटे चल रहा है? 4 घंटे। तो ऊर्जा कितनी खपत करेगा? 600 वाट आवर। 600 वाट आवर खर्च करेगा। ठीक है, 600 वाट आवर टीवी का हो गया। और इसके बाद अगर हम हीटर की निकालेंगे तो हीटर के लिए लिखेंगे H बराबर वाट। वाट में कितना हो जाएगा? 1500 गुणे घंटा। अब घंटा तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर देखिए क्या दिया है? मिनट। तो मिनट दिया है तो 25 मिनट को हम क्या करेंगे? घंटे में बदल लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और इसको अगर हम काटें तो कितना आ जाएगा? 6 से 150 को काटिए तो कितना आ जाएगा साथियों? 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। ठीक है, तो 25 मिल गया। 25 मिला यानी कि 25 गुणे 25 करेंगे तो 25 गुणे 25 यानी 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 625 वाट आवर हो जाएगा। तो टीवी कितना खर्च करेगी ऊर्जा? तो 600 वाट आवर। और हीटर कितना करेगा? तो 625 वाट आवर खर्च करेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा 600 वाट आवर और 625 वाट आवर। इसी तरह से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एल्कीनों की समजातीय श्रेणी से संबंधित है? एल्कीन पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो जब आपसे फार्मूला में पूछे कि एल्कीन बताइए तो एल्कीन का फार्मूला हो जाता है CnH2n। ठीक है, यानी कि जो कार्बन होगा उसका 2 गुना क्या रहेगा? हाइड्रोजन। कार्बन का 2 गुना क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा एल्कीन में। याद रखिएगा किस में? एल्कीन में बात कर रहे हैं हम। तो हाइड्रोजन जो रहेगा वो कार्बन का 2 गुना। चेक कर लीजिए।
तो यहाँ पहले वाले में देखें तो कार्बन 10 है, हाइड्रोजन 22, 2 गुने से ज़्यादा है तो नहीं होगा। दूसरे में देखिए तो कार्बन 10 है और हाइड्रोजन 20 है, यानी 2 गुना होना चाहिए, तो 2 गुना है, इसलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें क्या करना है, बोला गया कि एक नाइक्रोम तार की प्रतिरोधकता 110 गुणे 10 की घाते -8 ओम मीटर है। इसकी लंबाई 5.5 मीटर और प्रतिरोध 22 ओम है। तो इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल ए बराबर फार्मूला हो जाएगा और रो यल बटे में आर, ये हो जाता है क्षेत्रफल वाला फार्मूला। तब देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकता यानी रो का मान क्या दिया है, 110 गुणे 10 की घाते -8, फिर गुणे लंबाई कितनी है 5.5 बटे प्रतिरोध कितना है तो 22 ओम है। तो काट दीजिए, तो 11 एकन्ना में 11 और 11 दूनी 22 और 2 पंचे कितना आ गया 10। तो बचा क्या साथियों हमारा, तो बच गया 5 गुणे 5.5। तो इसका और इसका गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 5 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 25 2 27। अब दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, गुणे में क्या बच गया 10 की घाते -8 बच गया। अब दशमलव हम 1 अंक आगे लाएंगे तो हो जाएगा 2.75 गुणे 10 की घाते -7। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 2.75 गुणे 10 की घाते -7 मीटर स्क्वायर का। ठीक है साथियों, देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स इधर ग्रुप डी में पूछा गया है। ये सभी न्यूमेरिकल्स फिजिक्स से ही संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है उसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों यदि ओजोन की परत पतली हो जाएगी तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेंगी और त्वचा का कैंसर होने लगेगा। तो ये ओजोन परत के पतले होने का प्रभाव होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है। तो कौन सा 11 से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा हमारा पारा। पारा जो है ये समूह 11 से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम नहीं है। तो सही अवरोही क्रम जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही अवरोही क्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है, सही है ये तो। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी में संयोजित है, यदि शक्ति वोल्टेज धारा और प्रतिरोध को क्रमशः पी वी आई और आर द्वारा दर्शाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो अब इसमें आपसे सत्य संबंध पूछा गया है, तो जो सही फार्मूला हो जाएगा वो होगा आपका P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है साथियों, तो P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, इसका सही फार्मूला होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है, गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो लकड़ी का। ठीक है, लेंस बनाने के लिए हम लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के समवृत्त वृत्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होगा। तो साथियों, अगर एक चालक सीधा है, उसके पास में ही एक इस तरह से वृत्त चालक रखा गया है। अगर हम इसमें धारा की दिशा लगातार बदल रहे हैं तो इस पास में धारा की दिशा अपरिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास उनके अनुसार किया गया। तो किसके अनुसार किया गया, तो गुणों के आधार पर। ठीक है, जो तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण था वो तत्वों के गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज, फिर डैश करके बोल रहा है, होगा। तो क्या होगा, फोकस पर अभिसरित होता हुआ प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, फोकस पर अभिसरित होता हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होगी। तो साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी धातु की क्रिया अम्ल के साथ करवाई जाए तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इसमें हमें क्या मिलाना है, जिंक के दाने मिलाना है। तो दोनों को मिलाएंगे तो निकलेगी हाइड्रोजन गैस H2 और बन जाएगा ZnCl2। ठीक है, इस तरह से हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती रहेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्ते क्यों गिराते हैं। आपने देखा है कि गर्मियों के समय में बहुत सारे पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो उनके गिराने का क्या कारण है। ये पहला बताया गया कि क्योंकि वृक्ष की आयु बढ़ने के कारण कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, या फिर क्योंकि किसी वृक्ष पर पत्तियां एक निश्चित संख्या में ही रह सकती हैं, या क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं, या फिर क्योंकि तेज पौने के कारण पुराने पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हम ऑक्सीजन अपने शरीर में नहीं ले जाएं तो ग्लूकोज का विघटन नहीं होगा और हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी। तो किसके किसके बीच में निकालना है। तो साथियों, आप देख सकते हो पूछ रहा है कि वक्रता केंद्र कहाँ है हमारा, सी यहाँ पर है और ध्रुव यहाँ पर है। दोनों के बीच की दूरी को हमें पूछा गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम सब त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या r बराबर हो जाता है 2 गुणे फोकस दूरी। तो त्रिज्या अगर हम निकाल देंगे तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी हमें मालूम चल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, r बराबर 2 गुणे एफ के। तो 2 गुणे में यहाँ एफ कितना दिया है, 0.5 दे दिया। तो दोनों का गुणा कर दीजिए तो r बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 1 मीटर। कितना मिल गया, 1 मीटर मिल गया। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं। तो बताना है इन चारों में किसके पास आयन नहीं होगा।
तो हम सभी लोग जानते हैं कि आयन तभी बनेगा जब धातु और अधातु से मिलकर के कोई यौगिक बनेगा। ठीक है, किससे मिलकर के बनेगा? तो धातु और अधातु से अगर कोई यौगिक मिलकर के बना हुआ है तो उसमें आयन पाए जाएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे पहले वाले में हम देखें तो क्या है, जो हमारा सोडियम है ये धातु है और ब्रोमीन क्या है, अधातु हो गया। तो धातु और अधातु मिल गया इसमें, तो इसके अंदर क्या है, आयन है। इसमें पूछ रहा है आयन नहीं है, तो जिसमें आयन नहीं है उसे हमें बताना है। तो पहले वाले में तो आयन हो गया। दूसरे में देखिए तो कार्बन क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। तो दोनों क्या हो गए, अधातु हो गए। तो जब दोनों अधातु हो गए तो इसके अंदर आयन पाया जाएगा। इसी तरह से सोडियम में देखिए तो सोडियम क्या है, धातु, ब्रोमीन क्या है, अधातु है। अगर हम नमक में देखें तो सोडियम धातु हो जाएगा और क्लोरीन अधातु हो जाएगा। तो सभी में देखिए एक धातु है, एक अधातु, एक धातु और एक अधातु। लेकिन जो हमारा CH4 है इसमें दोनों अधातु है, इसलिए इसमें आयन नहीं पाया जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा जाता है। वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो d का मान बताइए। अब हमसे क्या पूछ लिया, d का मान बताइए। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। इतना फार्मूला हम सब लगाएंगे। तो 1/f फोकस दूरी कितना दे दिया, 15 बराबर 1/v। v यानी हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी दिया है d/3 और माइनस करके फिर लिखा जाएगा u। वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है, तो 1/d दूरी पर। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 बराबर 3 ऊपर जाएगा तो 3/d बनेगा, माइनस करके रहेगा, माइनस यहाँ आएगा माइनस 1/d। अब इधर देखिए तो हल करिएगा दूसरे साइड में, तो 1/15 बराबर इधर एलसीएम लीजिए तो d बनेगा और 3 माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 1/15 बराबर 2/d मिलेगा। और तिरछा गुणा किए तो d का गुणा 1 में तो d एकम नाम d बराबर, अब 15 का गुणा यहाँ किस में, 2 में, तो 15 दूनी 30। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब हमको मिला क्या है, समय मिल गया। समय मिल गया यानी t बराबर हमको मिला है 10 मिनट। 10 मिनट मिल गया ना। अभी मिनट को क्या करना है, सेकंड में बदल देना है। तो 10 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 600 सेकंड होगा। कितना सेकंड, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आवेश Q बराबर कितना दे दिया, तो 1200 कूलम दे दिया। हमसे पूछ रहा है क्या, धारा I का मान क्या होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं धारा I बराबर हो जाता है Q/T। धारा I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। Q रखेंगे हम सब 1200 और समय कितना रखेंगे, 600। भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। तो धारा का मान कितना हो जाएगा साथियों, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो धारा कितनी प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब वायु किसके द्वारा अंदर की ओर ले जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका नासा द्वारा। तो हम सबका जो सर होता है उसमें देखिए इस तरह से नाक होता है, फिर नीचे मुंह रहता है। ठीक है, तो जो हमारा ये आगे वाला पोर्शन है इसी को बोला जाता है नासा द्वार बोला जाता है। तो हम सब हवा को अपने अंदर किसके द्वारा लेते हैं, तो नासा द्वारा लेते हैं।